ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए। जंग भी ताकतवर लोग खत्म करते हैं, कमजोर लोग जंग कभी खत्म नहीं करते। ईरान के पास क्या ऑप्शन है? कोई है ही नहीं उनके साथ। अगर वो इसको एस्केलेट करना भी चाहें तो कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। ये वॉर मुश्किल से 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ईरान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये जो डील हुई इसराइल और अमेरिका के दरमियान के भाई अगर तुम चाहते हो कि हम ईरान पर हमला ना करें तो एक तो यूएन में हमारी सपोर्ट करो और दूसरा हमें रफा में जाने दो। तो इसराइल ने बेसिकली एक तीर से दो शिकार कर दिया। ईरान ये शो करना चाह रहा है कि इस पूरे जो हमारा कॉन्टिनेंट है, रीजन है, इसमें इंडिया ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जो इस मसले को टैकल कर सकता है। Friends, welcome back to Prime News. Iranian Ambassador Iraj Elahi stated on Friday that India, with its strong ties to both Iran and Israel, can help ease tensions in West Asia and play an active role in preventing Israeli aggression. This comes amidst rising tensions in the region, with reports of an Israeli drone strike in Iraq. Elahi downplayed the incident, stating that there was no military operations in Isfahan and other cities. Highlighting Israel's actions in Gaza, he mentioned that over the past 7 months, Israel has committed various crimes, resulting in deaths of more than 35,000 innocent people in Gaza. Elahi emphasized Iran's good relations with India and acknowledged India's close ties with Israel. He urged India to take proactive steps to prevent Israeli aggression. Stay tuned to see the Pakistani media reactions to this issue. Thank you. अमेरिका ने इसराइल को रोका हुआ था रफा में जाने से, फिर इसराइल ने एक शातराना चाल चली और ईरान की सो कॉल्ड फेक कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया जिसके अंदर आईआरजीसी के 7 टॉप के ऑफिशियल्स बैठे हुए थे और उनको फुड़का दिया। इसराइल का मकसद ये था कि या तो ईरान हमला करे और हमला करेगा तो अमेरिका इसराइल के साथ आ जाएगा, या फिर अगर ईरान हमला नहीं करता तो फिर ठीक है हमने इनके साथ बंदे फुड़का दिया। लेकिन हुआ वही जो होना चाहिए था। ईरान ने बदला लिया, 300 प्रोजेक्टाइल्स फेंके, ड्रोन्स फेंके, मिसाइल्स फेंके वगैरह वगैरह, सारे के सारे 99% इंटरसेप्ट हो गए, एक बेस पे गिरे, कोई खातिर ख्वार नुकसान नहीं हुआ। तो अमेरिका भी, जॉर्डन भी और सऊदी अरब भी सारे इसराइल के साथ मिल गए। तो ये तो एक पहली मास्टर स्ट्रोक थी। अब इसराइल के पास एक बार्गेनिंग चिप आ गई, वो ये कि भाई उसने मेरे पे हमला किया, अब या तो मुझे ईरान पे हमला करने दो या मुझे रफा में जाने दो। याद रहे कि बाइडन ने सख्ती से मना किया हुआ था इसराइल को कि तुम रफा में मत जाओ, और धमकी के तौर पे 1 महीना पहले जो यूएन में रेजोल्यूशन हुई थी, अमेरिका ने पहली दफा उसको वीटो भी नहीं किया था इसराइल की फेवर में। लेकिन ईरान के इस हमले की वजह से उन्होंने कहा वाह भाई, या तो अब हम उसके ऊपर हमला करेंगे या इधर हमें जाने दो। तो जाहिर बात है अमेरिका ने ये देखा कि ईरान के ऊपर हमला करने से पूरे रीजन में वॉर आ जाएगी, तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी वगैरह वगैरह, तो उसको ना करो, यहाँ पे तुम रफा में जाके बंदों को मार दो। तो अब रफा में जो बंदे मरेंगे, सिविलियंस बनेंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर जाती है, क्योंकि इसराइल 2 महीने से रुका हुआ था रफा में जाने से क्योंकि अमेरिका का डंडा था। लेकिन ईरान की फजूल अहमकाना पॉलिसियों की वजह से अमेरिका ने ना सिर्फ इसराइल को इजाजत दे दी कि तुम रफा में चले जाओ, बल्कि कल यूएन में एक रेजोल्यूशन डाला गया कि हम सारे जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो फलस्तीनी स्टेट की क्रिएशन को कबूल कर लेगी, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। तो ये कल हुआ। तो ऑब्वियसली ये जो डील हुई इसराइल और अमेरिका के दरमियान के भाई अगर तुम चाहते हो कि हम ईरान पर हमला ना करें तो एक तो यूएन में हमारी सपोर्ट करो और दूसरा हमें रफा में जाने दो। तो इसराइल ने बेसिकली एक तीर से दो शिकार कर दिया। और जहां तक रही की बात ईरान के साथ इस्लामिक फोर्सेज आने का, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया और कई सो कॉल्ड अरबिक सुन्नी देशों ने तो ईरान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन्स अटैक किए गए थे उन्होंने क्लेम किया कि हमने भी उसको मार के गिरा दिया। तो फिर ये है कि अभी ईरान के पास ऑप्शन क्या बचेगा? इजराइल से जाके सर टकरा लेंगे और उसके बाद अपनी बर्बादी कर लेंगे। अगर सिर्फ इजराइल टू ईरान का मैटर रहता तो भी शायद एक बार सोचा जा सकता था कि ईरान ऐसा करेगा, मगर जब सारी वेस्टर्न पावर खड़ी हो गई हैं कि नहीं हम तो इजराइल के साथ हैं, तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शन है? कोई है ही नहीं उनके साथ। अगर वो इसको एस्केलेट करना भी चाहें तो कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। ये वॉर मुश्किल से 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ईरान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी उनके यहाँ पे जो सैंक्शन से इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत बुरी हुई है, बहुत बिगड़ी हुई है, और एक और वॉर को वो अपने ऊपर ला करके और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने देश का तबाह कर लें, उसके लिए तो वो इकोनॉमी जो है वो रिग्रेशन में चली जाएगी। They can't afford it. एक इसके अंदर बड़ी बात सामने ये आ रही है कि ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए, और इसमें ईरानियन एनवॉय का ये कहना था कि इंडिया ईरान की मदद कर सकता है, और उनका कहना था कि वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया हैज ए क्लोज रिलेशनशिप with the Israeli regime. India can play an active role in preventing Israeli aggression. कि इंडिया इस
वॉर सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए की रोल प्ले कर सकता है, ये कहना था ईरानियन एनवॉय का, क्योंकि इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप इजराइल के साथ हैं और ईरान ये कह रहा है कि इंडिया के हमारे साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये अपील उनकी तरफ से की गई, तो इसका मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि भारत की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट, सबसे बेहतर ताल्लुकात। तो जब सबसे अच्छे रिलेशंस होते हैं तो जाहिर है कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो इंडिया से कहें कि आप मदद करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। जो कंट्री बीच में ऐसा नजर आता है जिसके सबसे रिलेशंस होते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान भी यही हुआ है कि उस वक्त भी इंडिया की तरफ देखा जा रहा था कि इंडिया की जो सिफारतकारी थी वो यूक्रेन से भी चल रही थी और वो रशिया से भी चल रही थी। रशिया से भी इंडिया ऑयल ले रहा था, तो ये बात कही जा रही थी अगर इसमें कोई बीच बचाव करवा सकता है तो वो ये है, इंडिया है। तो इस वक्त भी जो है यही बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये जो अगर इंडिया से हेल्प मांगी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को, ये टेंशन को खत्म करवाएं आप, तो क्या समझते हैं ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री, खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? इनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं कि वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता है इन्होंने हमारी माननी नहीं है। इंडिया हो सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले कि ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस टाइम इस पोजीशन में है कि इसराइल ईरान देखिए उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल के उनके साथ, सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना। देखे दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है। ये बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला, इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया की नहीं, पावर नहीं है। देखिए मेरी बात सुना, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। आप कह रहे हैं पावर नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने। देखें, मैंने आपको मिसाल दी है कि दो दोस्त लड़ते हैं ना, सही है, तीजा दोस्त करता है। हाँ। इंडिया के ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, आपकी इस बात से मैं 100% आप कहेंगे जी एज ए कोई भी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं कह रहा उसकी इसराइल बात ना माने, तो वो तो फजूल है ना उससे जाकर बीन सुनानी के जी मुझे ये कह रहा है या मुझे ठीक है। नहीं, आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई कोई थर्ड मैन होता है जब दो लोगों की लड़ाई होती है, कोई तीसरा इंसान या थर्ड पर्सन होता है जो लड़ाई को खत्म करवाता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन वही होता है ना जिसकी बात दोनों माने। और वही इसराइल और ईरान के केस में नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के केस में नजर आ रहा है। आपने बोला कि पावरफुल हो चुका है, कैसे पावरफुल हो गया कि दुनिया के हर, चाहे इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी इंडिया के पास जा रहा है, इसराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है वो भी उधर जा रहा है। बात यह है कि जो इंडिया है ना इस वक्त, वो उसकी इकोनॉमी जो है ना बहुत स्ट्रांग है और इसमें शक नहीं है। उसकी पॉपुलेशन भी स्ट्रांग है। वहाँ पे असल में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं और उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रांग है, जो बात करती है ना वो कंफर्म होती है।